औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये सोराइसिस पे जो है वो लेक्चर है। सोराइसिस क्या चीज़ है जिसको उर्फ़ आम में हम चंबल कहते हैं। अच्छा, ये स्किन की एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है और इसके बारे में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले तो ये करेंगे कि इसका वर्ल्ड सोराइसिस डे जो मनाया जाता है, जिसको हम WSD के नाम से जानते हैं, वो किस दिन मनाया जाता है, उसके मनाए जाने की क्या वजूहात हैं और उसके फ़वाइद क्या हैं, और दूसरा यह है कि सोराइसिस क्या चीज़ है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, सोराइसिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, उसके काज़ज़ यानी वजूहात क्या हैं, सोराइसिस की टाइप्स कितनी हैं और सोराइसिस को डायग्नोज करने के कौन कौन से तरीके हैं। इसके अलावा सोराइसिस के रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं और इसके ट्रिगर्स क्या हैं, ख़दशात क्या हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं पेशेंट को सोराइसिस के दौरान में। इसके अलावा उसके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं, हिफाजती तदाबीर उसको क्या इख्तियार करनी चाहिए और डाइट प्लान क्या है एक सोराइसिस के पेशेंट के लिए। और हमें अगर कोई ऐसी अलामत मिलती हैं तो वो कौन सी अलामत हैं जिनकी बुनियाद पर हमें डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, व्हेन टू सी डॉक्टर। तो इसी तरीके से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात होगी और इसके अलावा ये है कि होम रेमडीज़ के बारे में बात होगी। मेरी कोशिश है कि आज के लेक्चर में मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दूं। अगर कुछ चीज़ें मिस हो जाएं तो एक तो यह है कि फेसबुक ग्रुप पे भी शमा होम्यो कोचिंग में ये तकरीबन सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। दूसरा यह है कि शमा होम्यो कोचिंग लेडीज़ विंग जो है हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, उसमें भी ये शेयर हुई हुई हैं और शमा होम्यो कोचिंग जो ग्रुप है हमारा मेल के लिए, उसमें भी ये शेयर हुई हुई हैं। इसके अलावा यह है कि ये इनमें से मैक्सिमम चीज़ें जो है यूट्यूब पे मेरे जो है ना चैनल पर भी वीडियो की सूरत में मौजूद हैं और ये आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे ताकि जो है वो आप नोट्स से भी इसको देख सकें। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम सोराइसिस का कोई भी पेशेंट आए हमारे पास, देखें ना कितने लोग हैं, 125 लाख पेशेंट हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। तो 125 लाख पेशेंट्स को अगर हम देखें तो इनमें से कितने लोग जो हैं वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनका डाटा हमारे पास आ गया। इसके अलावा तो पता नहीं कितने हैं, तो लातादाद ये पेशेंट हैं और ये मर्ज़ जो है ये बढ़ता चला जा रहा है सोराइसिस जो है। और इसके लिए अगर हम बाहर हो जाते हैं तो अपने क्लिनिक में, अपने प्रैक्टिस में इस चीज़ को हम लेकर चलें तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक मर्ज़ी जो है इसके ही हम पेशेंट ठीक करें तो बहुत बड़ी खिदमत भी है इंसानियत की, और इसके अलावा यह है कि आपके लिए इनकम का एक ज़रिया भी है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड सोराइसिस डे जो है वो अक्टूबर 29 को ये मनाया जाता है और वर्ल्ड सोराइसिस डे जिसको हम WSD के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये एक कैंपेन चलती है उस वक्त और लोग जो हैं इसमें हिस्सा लेते हैं और इसमें यह है कि ये इंटरनेशनली भी मनाया जाता है और इसको हम अपना नेशनल तौर पर भी मनाते हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी। और इसको जो फेडरेशन जो सपोर्ट कर रही है उसका नाम है IFPA, फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन। और ये एक एनुअल कैंपेन है जिसमें इसकी अवेयरनेस इंक्रीज़ की जाती है और इसके अलावा डिज़ीज़ के बारे में मालूमात दी जाती हैं डिटेल से, और जो पीपल इसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो लोग, उन लोगों को जो मसाइल हैं जिनका वो शिकार हैं उनके हवाले से कंसल्टेंसी दी जाती है। एक इवेंट जो है वो क्रिएट किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे और एक सोराइसिस कम्युनिटी जो है वो एक डेवलप की गई है कि जो लोगों को सोराइसिस है वो एक दूसरे से राब्ते में रहें, जिससे यह है कि उनको जो आपस में मुश्किलात दरपेश हैं उनमें वो एक दूसरे को मदद दे सकें कि भी मैंने ये इलाज किया है या मैंने ये इस डॉक्टर को चेक करवाया है जिससे जो है मुझे वो फ़ायदा हुआ है। तो ये चीज़ें उसमें होती हैं। इसके अलावा यह है कि इसकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस हैं उसमें बेटर ट्रीटमेंट कहाँ करवाया जा सकता है, उसकी अवेयरनेस के लिए ब्रोशर तकसीम किए जाते हैं। और फिर यह है कि जो इसका स्लोगन है वो 2018 में ये किया गया था, ट्रीट सोराइसिस सीरियसली। तो अब इस नाम से इस दिन को मनाया जाता है। इसमें वॉक होती है जो है ना अवेयरनेस के हवाले से, इसके अलावा इवेंट्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार होते हैं
मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर जो है ना पोस्ट कार्ड लगाए जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज़ जो है सोशल मीडिया पर जो है वो शेयर की जाती हैं। इसके अलावा ये है कि सोराइसिस की जो कंसल्टेंसी है उस दिन कोशिश की जाती है हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो फ्री कंसल्टेंसी के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है ना सहूलियात दी जाएँ ताकि मुख्तलिफ किस्म के जल्द के स्पेशलिस्ट जो हैं वो इसकी ये कर सकें। अब सोराइसिस चीज़ क्या है, इसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सोराइसिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक से मुराद ये है कि ये एक लंबे अरसे से आ रही है और लंबा अरसा तक चलती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़ और ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें आपको मैं ये बताऊं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है। इसमें ये होता है कि हमारे एक टी सेल हैं जिस्म के अंदर, एक न्यूट्रोफिल्स हैं खून में ना, वाइट ब्लड सेल के अंदर। अच्छा, ये जो दो किस्म के सेल्स हैं ये बाहर से आने वाले हर जरासीम को मारने की, हर किस्म के बैक्टीरिया को मारने के लिए अंदर से एक मदाफ़ती निज़ाम है, एक फ़ौज है जो इनका कह लें कि मुकाबला करती है। बाहर से आने वाले जो बीमारी वाले सेल्स होते हैं, हार्मफुल सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम जो है ना वो इसको जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश करता है। अच्छा, यही हमारा इम्यून सिस्टम टी सेल्स और न्यूट्रोफिल्स जो हैं इनको कोई गलत मैसेज मिल जाता है कि आपके जिस्म में कोई ऐसे हार्मफुल सेल्स आ गए हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं आपके जिस्म को। तो वो जो हमारे जो टी सेल्स हैं, वो न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो अपने ही जिस्म के जो सेहतमंद सेल हैं, हेल्दी सेल्स हैं, उनको हार्मफुल सेल समझकर मारना शुरू कर देते हैं। अब जब वो हार्मफुल सेल समझकर मारना शुरू करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसमें स्कैल्स बनना शुरू हो जाते हैं, स्किन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है और स्किन के डैमेज होने की वजह से फिर उस पर कट आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये इतनी तेज़ी के साथ वो सेल्स को मारते हैं कि ये सेल्स जो है वो 28 दिन में 28 डेज में जो है वो डेवलप होते हैं हमारे स्किन के सेल्स। ये हमारी स्किन के ऊपर से सेल्स उतरते रहते हैं। अच्छा, ये उतर के सेल्स जो है ना वो नए सेल इसमें आते रहते हैं, लेकिन वो काम, ये जो काम है ये 28 डेज में होता है। लेकिन ये जब ये मैसेज इनको मिल जाता है सोराइसिस में कि स्किन में कुछ हार्मफुल सेल्स मौजूद हैं, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये सेल्स उनको मारना शुरू कर देते हैं। अब हेल्दी सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं तो वो नए सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। स्किन जो है ये सारा अमल जो है वो 28 डेज की बजाय ये होना शुरू हो जाता है 7 डेज में। अब 5 to 7 डेज में ये काम होता है तो जो डेड सेल्स हैं वो स्किन से बाहर निकलते हैं। पहले भी 28 डेज में निकलते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि हमारे स्किन से कुछ जो है ना वो चीज़ उतर रही है। आप देखते हैं कि अक्सर हमारे जल्द के ऊपर जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, धोते हैं या कुछ करते हैं तो कुछ उतरता है, लेकिन वो इस कदर ना होने के बराबर होता है कि हमें पता नहीं चलता कि ये स्किन से कोई चीज़ उतर रही है। लेकिन जब ये 7 दिन में तैयार हो जाते हैं तो फिर बड़े बड़े जो है ना वो स्किन के ऊपर से वो चकते से, चाने से उतरना, पपड़ियाँ सी बनकर उतरनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो पपड़ियाँ सी उतरनी शुरू हो जाती हैं ये फिर वो बढ़ती चली जाती हैं। जब बढ़ती हैं तो फिर वहाँ पे कट भी आ जाते हैं, फिर वो जो है वो वहाँ पे जो स्वेलिंग भी आ जाती है। जब ये सारे काम होते हैं तो इसमें ये होता है कि ये हमारे जो पपड़ियाँ बनने से और इस तरीके से होने से फिर स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है। अब ये जो कैफियत है इसको हम कहते हैं कि ये सोराइसिस है। अच्छा, ये जो है वो सिल्वरी किस्म के स्केल्स होते हैं, यानी जैसे चांदी की तरह के या वाइट कलर के, आपने देखा होगा। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसी देता हूँ कि जैसे कच्चे अंडे को ना आप जो किसी के चेहरे पर मल दें, मलने के बाद उसको बगैर कुछ लगाए या कुछ किए उसे सूखने दें। अब सूखने के बाद देखें उसमें खिंचाव भी आ जाएगा, उसमें लाइनें, कट्स भी आ जाएंगे, आप देखेंगे कि उसके ऊपर आ गए। बिल्कुल स्किन की कैफियत बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है जैसे उसके ऊपर कोई कच्चा अंडा मलने के बाद वो जो है वो उसमें कट्स आ गए। तो ये जो सोराइसिस है ये मैंने पहले आपको बताया है कि 125 मिलियन पीपल जो है वो अब तक डायग्नोज हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में।
इसके अलावा सिर्फ अगर अमेरिका में हम देखें तो 7.5 मिलियन अमेरिकन जो है ना वो सोराइसिस का इस वक्त शिकार हैं। ये एक बड़ी तादाद है जो सिर्फ इस अकेले मर्ज का शिकार है। अब अगर देखें हम कि इस मर्ज के हवाले से कि इसकी अलामत क्या होती हैं, तो अलामत में यह है कि ये सोराइसिस जो है वो सेल्स की ज़िंदगी को, पहली बात तो यह है कि कम कर देता है, यानी जो 28 दिनों में सेल्स ने ज़िंदा रहना था अब वो 7 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। और इस वजह से जिस्म पर बुढ़ापे की अलामत भी आना शुरू हो जाती हैं, यानी जल्द जो है वो अपनी मामूल से पहले टूट फूट का शिकार हो जाती है। इसके अलावा इस बीमारी में जल्द का छोटा सा हिस्सा सफ़ेद सुर्खी माइल रंग का हो जाता है। इस जगह पर शदीद खारिश होती है और सर्दियों में ये खारिश इंतहाई अजियतनाक सूरत इख्तियार कर जाती है। जल्द पर बने इन धब्बों को खारिश करने से ग्रेज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खुजलाने से ये मज़ीद फैलते हैं। जिस्म के जिस हिस्से में दायरा नुमा निशान बन जाएं वहाँ सोराइसिस यानी चंबल फैलती है और अपनी जड़ें मजबूत कर लेती है। यहाँ तक ओके है? कोई और चीज़ पूछनी चाहें तो कोई सवाल इस हवाले से? सर वो जो हमारे पास एक पेशेंट है जिसको जड़ें थी उस पूरी पेंसी की, जी सारा उसके इर्द गिर्द की वो सोजिश वो सारा हो गया था, क्या वो भी सोराइसिस में आती है? नहीं, हर जो मर्ज है ना उसको, स्किन का मर्ज जो है उसको सोराइसिस नहीं हम कह सकते। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है सेम कंडीशन तो वही थी। नहीं, वो उसको जो है वो रिंग वर्म था जिसको हम दाद कहते हैं। तो रिंग वर्म में और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो रिंग वर्म नहीं था, वो क्या चीज़ थी? इसकी जड़ें थी बहुत ज़्यादा और फिर साइडों पे उसको वो सोराइसिस टाइप एक चीज़ हो गई थी। मे भी, मेरे नॉलेज में नहीं है वो पेशेंट अब इस वक्त, हो सकता है। हाँ, वो एक फेस्टूला भी एक चीज़ है। फेस्टूला को ज़रूरी नहीं है कि मकद में ही हो, मुख्तलिफ जगहों पे बन सकता है। इसी में आता था जी नहीं, फेस्टूला एक अलग चीज़ है। यही चीज़ तो आप समझें कि ये एक जिल्द की अलामत है। फेस्टूला जिल्द की अलामत नहीं है, वो तो जिल्द के अंदर है, अंदर से वो जिल्द के बाहर निकला हुआ है। ठीक है, ये स्किन डिजीज़ है जो सोराइसिस है। ठीक हो गया। और इसमें कोई इस तरह के फोड़े बड़े बड़े नहीं बनते हैं। हाँ, एक जो सोराइसिस की किस्म है पास्टुलर सोराइसिस, उसमें ये होता है कि बड़े बड़े जैसे वो उसमें ना स्किन पस जो है ना वो उसके अंदर मौजूद है। हाँ, बाकी बहरहाल इसमें यह है कि इस बीमारी में जल्द का छोटा सा हिस्सा सफ़ेद सुर्खी माल रंग का हो जाता है और ये एक दायमी बीमारी है जो जल्द पर नुमाया होती है। बीमारी की शिद्दत में मुतासरा जगहों पर स्केल्स बनकर झड़ते रहते हैं। गर्मी के मौसम में सोराइसिस की शिद्दत में कमी होती है। क्यों होती है जी कि ये कमी, क्या वजह होती है? पानी पीना शुरू भी कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। गर्मी में ये होता है ना कि देखें, एक तो फोटोथेरेपी हो जाती है, यानी आपको डे लाइट ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए मिल जाती है, इस वजह से भी। दूसरा यह है कि पानी ज़्यादा पिया जाता है, इस वजह से भी सोराइसिस कम होता है। और स्किन में जो है ना नमी रहती है गर्मियों में, आप देखें पसीना आने से बाकी मामलात से जो है ना स्किन में जो नमी रहती है, जिसकी वजह से गर्मियों में ये बीमारी कम होती है। यानी या अगर सोराइसिस का पेशेंट है तो उसको इसमें गर्मियों में शिद्दत में कमी आ जाती है। और गर्मियों में खारिश भी तो बढ़ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, सर्दियों में खारिश बढ़ती है क्योंकि खुश्की से खारिश बढ़ती है। और आप देखें कि सर्दियों में आपके पास खारिश के पेशेंट ज़्यादा आएंगे, गर्मियों में कम आएंगे। गर्मी में चूँकि जल्द खुश्क नहीं होती है, इसके बरअक्स मौसम जो सरमा है उसमें खुश्की के बायस इस मर्ज़ की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, चूँकि पेशेंट पानी भी कम पीता है और फिर यह है कि सिल्की कपड़े भी पहनता है। जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तो उसमें से भी हवा का गुजर नहीं होता, तो स्किन को तो आपको ताज़ा हवा भी चाहिए है, रोशनी भी चाहिए है और मॉइस्चर भी चाहिए है। जब ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं, प्रोटीन भी चाहिए है, जब ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर स्किन में जो सोराइसिस है, जो पेशेंट है सोराइसिस के, उसमें इजाफा हो जाता है। इसके अलावा ये है कि दाग जिस्म पर एक छोटे दाने की सूरत में उभरते हैं जो मज़ीद खारिश करने के बायस बड़े दागों और सफ़ेद सुर्खी माइल ज़ख्मों और छालों में तब्दील हो जाते हैं। ये सोराइसिस की अलामत मैं आपको बता रहा हूँ ना। इसके अलावा एक मादा जो है वो सिक्रीशन जो है, पस सिक्रीशन जो है वो इन्हीं सफ़ेद छिलकों के नीचे जो बनना शुरू हो जाती है और ये फिर सुर्ख धब्बे एक रतूबती मादे के समेत हो जाते हैं और इसमें फिर दूसरी इन्फेक्शंस भी आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मैं ये इसलिए ये सारी चीज़ें डिटेल से बता रहा हूँ कि जब हम इलाज की बात करेंगे तो देखिए हमारा होम्योपैथी में इलाज तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स है।
जब तक हमें सिम्टम्स नहीं मिलेंगे तब तक जो है हम इलाज नहीं कर सकते, और सिम्टम्स भी टोटली मिलने चाहिए। देखिए ना, मैंने एक जो है ना लेक्चर में बताया कि भी जो नीली आंखें वाली मोटी औरत होगी उसकी जो है वो मेडिसिन है ग्रेफाइट्स। अच्छा, अब एक पेशेंट मेरी एक असिस्टेंट के पास आई तो उन्होंने उसको ग्रेफाइट्स पकड़ी और दे दी। उसकी जबकि अलामत सारी की सारी मज़ारियम से मिलती जुलती थी, उसको मज़ारियम देनी चाहिए थी। मैंने पूछा कि भी उसको क्यों दी है आपने ये जो है, कहती है कि सर उसकी आंखें नीली थी। तो मैंने दोबारा जो है ना उसको कहा कि पेशेंट की जो अलामत आप बता रही हैं मुझे तो मज़ारियम लग रही है इसकी मेडिसिन। तो उसने कहा कि भाई डॉक्टर साहब मैं आपकी पेशेंट से बात करवा दूं। मैंने कहा करवा दें। उसने बात करवाई तो मैंने उससे पूछा कि ये जो है आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है तो उसने बताई। तो मैंने कहा कि चूंकि फ़ोन पे बात हो रही थी, मैंने कहा आपकी आंखें नीली हैं। तो वो कहती है कि बल्कि उसने क्या क्या लगाया, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मैं तो चेंज करती रहती हूँ अपने लेंस जो है। तो बात ये है कि ऐसा नहीं है कि हम बस पकड़ा और दवाई दे दी कि जी इसकी आंखें नीली हैं, डॉक्टर साहब ने बताया था। तो हाँ जी, तो इसलिए जब तक हम किसी भी मर्ज के हवाले से पूरी डिटेल नहीं जानते हैं, देखिए ना एक ही मर्ज जो है उसकी 100 दवाइयाँ हो सकती हैं, और ऐसा ही है। मैंने तकरीबन 65 या 70 मेडिसिन जो है ना आज सोराइसिस के हवाले से रिसर्च की हैं कि आपको मैं बताऊं कि किस किस अलामत पर कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है। तो ये जो चीज़ है ये जाननी बड़ी ज़रूरी है कि हम सोराइसिस के हवाले से सबसे पहले ये जानें कि सोराइसिस की कितनी टाइप्स हैं और उनमें क्या क्या अलामत हैं। जब वो सारी चीज़ें हम जान जाएंगे तो फिर उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन को तजवीज़ करना आसान होगा। इसलिए ये जानना ज़रूरी है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप दवाई तो बताते नहीं हैं, सारा इंट्रोडक्शन ही बताते जाते हैं। भाई जब तक इंट्रोडक्शन नहीं होगा उस बीमारी के हवाले से उस वक्त तक मेडिसिन कैसे फाइनल होगी। मैं सोराइसिस की मेडिसिन आपको 65 बता देता हूँ, आप कोई भी दवाई नहीं दे सकेंगे, या फिर 65 की 65 किसी बोतल में मिलाकर दे दें, हो सकता है कोई दवाई काम कर दे, ऐसा ही हो सकता है ना। तो ये मुमकिन नहीं होता। एक दवाई काम करेगी तो 65 में से 64 जो है उसका जो है ना वो कबाड़ा भी करेंगी, जो बाद में जो होम्योपैथ डॉक्टर किसी और के पास हो जाएगा तो वो भुगतना पड़ेगा उसको। तो इसके वाले से ये है कि जिल्द खुश्क हो जाती है, हम बात कर रहे थे इसकी, और दरारें पड़ जाती हैं, खुजाने से ज़ख्मों में से खून रिसना शुरू हो जाता है, खारिश जलन और ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ सोराइसिस में जोड़ों में सख्ती आ जाती है, सोजन आ जाती है, नाखूनों में दर्द होता है, नाखून टूट फूट का शिकार होते हैं, बेरंग होकर पीले पड़ जाते हैं। अच्छा, नाखूनों से बात आई कि नाखूनों का जो सोराइसिस है, नेल सोराइसिस, ये औरतों में ज़्यादा होता है, उसकी क्या वजह है? नेल पॉलिश की वजह। ये भी कह लें, एक तो वो केमिकल का बेतहाशा यूज़ करती हैं, ज़ाहिर नेल पॉलिश है। दूसरा ये है कि जितनी भी वो घर का कोई जो करती हैं सामान तैयारी शहरी खाने पकाने की, तो उसमें ये होता है कि उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो उनमें केमिकल होता है, वो उनके हाथों को लगती रहती हैं बार बार। और इसके अलावा यह है कि बर्तन साफ़ करने में भी ग्लव्स वगैरह यूज़ नहीं होते, तो वो साबुन जो लगता है तो उससे भी कपड़े धोने हैं तो उसमें भी सर्फ है, साबुन है, तो वो ये चीज़ें हैं। तो ये देखने में आया है कि सोराइसिस के ज़्यादा पेशेंट जो है ना हमारी ख़वातीन उसमें ज़्यादा शिकार होती हैं। अच्छा, इसकी वजूहात क्या होती हैं सोराइसिस की? मेडिकल साइंस ने इसकी 2 वजूहात बड़ी बड़ी बताई हैं। जो एक तो विरासती है, जेनेटिक्स में सोराइसिस होता है, यानी वालिद को है, वालदा को है, या दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, तो ये नीचे भी मुंतकिल होता है। और जो जेनेटिक्स में है उसमें यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जीन में होगा तो फिर हो सकता है। जी, अगर जीन में जाएगा तो फिर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जीन में तो आया होता है। ज़ाहिर ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो वो सेल्स जो हैं वो तो ज़ाहिर मुंतकिल हो रहे हैं, तो वो जीन्स में भी जाएंगे, लेकिन डोमिनेट नहीं है अगर वो, तो हो सकता है कि एक नस्ल पूरी को ना हो। अगर वो सेल डोमिनेट हो गए हैं तो लाजमी हो जाएगा। देखिए ना, फुलबेरी में भी हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि वालिद को है तो वालदा को भी है, लेकिन वालिद को है तो अगर बेटे को भी है या बेटी को भी है, और बाज़ दफ़ा यह है कि पूरी फैमिली को नहीं होता अगर वालिद को है या वालदा को है। अच्छा, इसमें भी ये है कि चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब दोनों को हो। अगर वालिद और वालदा दोनों को है
तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये औलाद में भी मुंतकिल होगा, क्योंकि दोनों तरफ आ गए हैं। अब वैसे तो डोमिनेट सेल बाज़ दफ़ा जो है वो वालिद की तरफ से डोमिनेट हो जाएं, तो देखें ना शक्ल भी बाज़ दफ़ा बेटी की शक्ल वालिद पे होती है, बाज़ दफ़ा बेटे की शक्ल वालदा पे होती है, क्योंकि वो सेल डोमिनेट हो गए होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं। तो अब ये चीज़ भी एक है कि दोनों को अगर है तो ये ज़्यादा हो सकता है, और ये भी है कि अगर 4 बहन भाई हैं तो उनमें हो सकता है कि एक को हो बाकियों को ना हो। और फिर यह है कि इसमें खदशात भी बढ़ जाते हैं कि हो सकता है कि किसी उम्र में हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस नस्ल को छोड़कर अगली नस्ल में हो जाए। इसलिए अवॉइड करना चाहिए कज़न मैरिज से भी, तो जहाँ तक हो सके। चूँकि हमारे माशरे में अक्सर यही होता है कि जी ये फूफी ने जो है ना वो रिश्ता मांगा हुआ है, हम कैसे इनकार कर सकते हैं। तो अब घरों में ये होता है कि वो हमारी बहुत सारी जो बेऔलादी के केसेस हैं, ये जितनी भी हमारी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, ये डाउन सिंड्रोम है, ये जितनी चीज़ें हैं वो सारी अक्सर कज़न मैरिज से आती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वैसे भी अगर हम इस बात को कहीं टॉपिक से हम निकल ना जाएं कि अगर हम रिश्तेदारों से बाहर शादियाँ करते हैं तो उससे यह है कि आपका अपना भी फैमिली का एक हल्का एक मज़ीद उसमें बढ़ जाता है, तल्लुकात बढ़ते हैं। देखें दुनिया में तल्लुकात जो हैं, आपका रिलेशंस जो हैं जितने ज़्यादा वाइड होंगे उतनी आप हर हवाले से कामयाब होंगे। कोई बिज़नेस है, कोई आपको पर्सनली की ज़रूरत है, कोई मामलात हैं, तो आपके जो रिलेशंस हैं वो जितने ज़्यादा वाइड होंगे उतना ज़्यादा जो है ना वो आप दुनिया में कामयाब हैं। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि जेनेटिकली ये विरासती तौर पर मुंतकिल होता है। दूसरा यह है कि मुदाफ़ती निज़ाम का कमज़ोर हो जाना। अब ना दादा को था, ना परदादा को था, ना नाना को था, ना नानी को था, तो अब एक फ़र्द में आ गया है। तो क्यों आ गया है? उसकी वजह यह है कि उसका मुदाफ़ती निज़ाम इतना कमज़ोर था कि खुद ब खुद उसमें ही ये ऑटोइम्यून डिजीज़ पैदा हो गई है। मैं ये आपको पहले बता दूं, ये नॉन कंटीजियस है। ये मर्ज़ जो है ये गैर मुतद्दी है। ये एक फ़र्द से दूसरे को नहीं लगता है। आप किसी से सलाम लेते हैं, आप किसी से गले मिलते हैं, कोई अज़दवाजी तल्लुकात हैं, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, किसी किस्म की भी कोई जूठ खाना है किसी की, या किसी के टॉवल को यूज़ कर लेना है, या कोई भी और रिलेशन जिससे आप एक दूसरे से मिक्स होते हैं, सोराइसिस उससे नहीं फैलता। ये चूंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये आज खुद उसके अंदर पैदा होती है। हाँ, जेनेटिकली पैदा आ सकता है, लेकिन एक दूसरे से किसी भी हवाले से टच करने से ये नहीं होता। यही मैंने आपको शुरू में बताया है कि हमने वर्ल्ड सोराइसिस डे मनाने की असल ये भी है कि हम ये अवेयरनेस दें कि सबसे पहली चीज़ ये है कि ये स्ट्रेस से बढ़ता है। जितना कुछ स्ट्रेस लेता है उतना बढ़ता है। अब एक आपके भाई को या बहन को खुदा न खास्ता ये हो गया है, अब उसके बर्तन अलग कर दें आप, अब उसके आप टॉवल को, कपड़ों को अलग कर दें, बिस्तर को अलग कर दें, उससे सलाम ना लें, उसके पास उससे गले ना मिलें, उससे जो है ना वो झूठ उसकी ना खाएं, उसके पास ना लगें, तो उससे कुछ शादी करने को तैयार ना हो, तो ये वो सारी चीज़ें हैं, वो तो स्ट्रेस और बढ़ा देंगी उसका। हालांकि ये सारे मामलात करने से किसी दूसरे फर्द को लगता ही नहीं है। यही वो अवेयरनेस है जो वर्ल्ड सोराइसिस डे में दी जाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा कमज़ोर हो जाता है, तो मुदाफ़ती निज़ाम में ख़राबी के बायस भी ये बीमारी लाहक हो सकती है। साइंस ताहाल इस बीमारी को पूरी तरह नहीं समझ सकी, लेकिन तिब्बी माहिरीन का मानना है कि इस बीमारी का ताल्लुक मुदाफ़ती निज़ाम के टी सेल्स और सफ़ेद सेल की किस्म न्यूट्रोफिल्स के साथ है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। टी सेल जिस्म में दाखिल होने वाले नुकसानदेह बैक्टीरिया या वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रमादावा रहते हैं। गुर्बत का खौफ इस मदद का सबब हो सकता है। गुर्बत का खौफ में मैंने एक मेडिसिन बताई थी। कौन सी मेडिसिन है बताएगा कोई? कि मैं गरीब हो जाऊंगा, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, उसके पास दुनिया की हर नेमत है, सोने की ईंटें उसने घर में रखी हुई हैं, बिस्किट जो है ना तय लगा के रखे हुए हैं, और वो कह रहा है कि अभी मैं गरीब हो जाऊंगा। उसको ये खौफ है कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं। तो कौन सी मेडिसिन है? नहीं, खैर ब्रायोनिया ये मेडिसिन है। ब्रायोनिया देखें, जिसमें भी खुश्की पाई जाती है,
और अगर ये अलामत आपको मिल जाती है, इसीलिए मैंने ये अलामत जो है ना शुरू की हैं कि अगर कोई ऐसी अलामत मिल जाती है कि जिसमें उसको गुर्बत का खौफ है तो ये मेडिसिन ज़रूर है, लेकिन सिर्फ यही अलामत लेकर नहीं दे देनी है। ये ना हो कि वही नीली आंखों वाली जो है उसको हम ग्रेफाइट्स दे दें, उसने बेशक लेंस ही लगाए हुए हों। अच्छा, तो खाना बदोश, मैले कचैले, गंदे रहने वाले लोगों में भी ये ज़्यादा देखा गया। अच्छा, ये बात तो हमारे जो है ना इनमें नोट्स में या किसी जगह पे लिखी जाती है, लेकिन देखिए आप कि जो गंदे नालों पे गंदे अमरूद खा रहे हैं उनको ना हेपेटाइटिस हो रहा है, नंगे पाँव फिर रहे हैं उनको कोई मसला नहीं होता, और गंदा नालों का पानी पी रहे हैं तो उनको कोई मसाइल नहीं बनते। ये एक कंट्राडिक्शन लगती है ना, तजाद लगता है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो उस माहौल में पल रहे हैं, उस माहौल में पलने की वजह से उनका मुदाफ़ती निज़ाम बड़ा मजबूत हो गया होता है। जब मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो जाए तो फिर जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ आमतौर पर नहीं होती। इसके अलावा ये है कि मैंने देखा है कि जितने भी लोग बाहर के मुल्कों से आते हैं, ख़ास तौर पर जो बड़े जहाँ पे शीशे के घरों में रहने वाले लोग जो हैं, वो जब इधर आते हैं पाकिस्तान में तो उनको बड़ी जल्दी सोराइसिस हो जाता है। अच्छा, गोरी स्किन वालों को भी जल्दी सोराइसिस होता है, इसके मुतजाद के जो ब्लैक स्किन वाले हैं उनको भी होता है, लेकिन गोरी में ज़्यादा होता है। ये वो चीज़ें हैं कि जो एक बताया जाता है कि जी खाना बदोश, मैले कचैले, गंदे रहने वाले लोगों में ज़्यादा होता है, लेकिन इसी सूरत में कि जो लोग गंदगी में रहने को पसंद करते हैं या रहते हैं या गंदे माहौल में रहते हैं तो उनको ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा मोटे लोगों को भी ये ज़्यादा होता है। नाकस खुराक, आलूदा पानी, फ़साई आलूदगी इस मर्ज़ का सबब हो सकती है। मुख्तलिफ केमिकल और सीमेंट का काम करने वालों में भी ये अक्सर ज़्यादा देखा गया। आप देखें कि अक्सर जो सीमेंट का काम करने वाले हैं उनके हाथों पे कट आए होते हैं, पाम सोराइसिस जो है ना वो अक्सर होता है, उनको पाँव में भी सोराइसिस हुआ होता है। अब उस अवेयरनेस का जो हम दिन मनाते हैं उसमें हम ये कर सकते हैं कि जितने भी जो मज़दूर इसमें काम करते हैं, जो सीमेंट का काम करते हैं या जो केमिकल का काम करते हैं, हम उनको ग्लव्स, उनको हम शूज़ ऐसे दे सकते हैं कि जो उनको केमिकल ना लगे। देखें ना, ये वर्ल्ड सोराइसिस डे के ऊपर हम एक कैंपेन चला सकते हैं कि भी आपके जिस्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ये काम करने आए हैं कि आपने जब भी अब ऐसे काम करना है, सीमेंट में काम करना है तो ग्लव्स पहन कर करना है, या आपने शूज़ पहन कर केमिकल का काम करना है। तो ये चीज़ें जो है वो बताई जा सकती हैं उनको, और ये अवेयरनेस दी जा सकती है। और साथ रफ़ाए आमा के लिए हम मुख्तलिफ तंजीमों से रब्ता करके तो ये काम कर सकते हैं, और जो लोग अपनी जेब से ये तौफीक हो ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा नशा और अद्वियात का कसरत से इस्तेमाल इस मर्ज़ का सबब हो सकता है। नशे से भी खुश्की भी पैदा होती है, और इसके अलावा यह है कि इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो ये चांसेस होते हैं कि जो है ये ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है ये हो जाए या कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाए। तो इसलिए नशे से भी बचना चाहिए। एंटीबायोटिक का कसरत से इस्तेमाल इस मर्ज़ का सबब बन सकता है। देखें, बाहर के मुल्कों में पहले बाकायदा उसका टेस्ट किया जाता है कि इसकी सेंसिटिविटी क्या है, कौन सा एंटीबायोटिक इसको देना चाहिए। उसका बाकायदा एक कल्चर टेस्ट होता है, ब्लड का हो, पस का हो, तो फिर उसके बाद उसको जो है ना वो एंटीबायोटिक दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तजर्बात किए जाते हैं। पहले 7 दिन जी ये दे दो एंटीबायोटिक, अच्छा ये एंटीबायोटिक दे दिया, इससे आराम नहीं आया, चलो आप ये दूसरा ले लो, दूसरा दिया, दूसरे से आराम नहीं आया, चलो ये तीसरा ले लो। अब वो सारे एंटीबायोटिक जो है वो आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बेतहाशा कमज़ोर कर देते हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई मसला बन गया है तो उसकी प्रॉपर मेडिसिन दी जाए। ये जो हमारे तजर्बात किए जाते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पे, उनसे जो है ना ये फिर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं सोराइसिस के। तंबाकू नोशों, शराबियों और दीगर नशर करने वालों में भी ये मर्ज़ आम होता है। बेरारवी और जिनसी नाजायज़ तल्लुकात सोराइसिस का बायस बनते हैं। ये बात ध्यान में रखें कि HIV जो है, एड्स है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपने साथी से के अलावा किसी के साथ राब्ते में रहना, ये इंतहाई ज़्यादा जो है ना एड्स की सबसे बड़ी वजह ये है। और एड्स एक ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ है कि जो तमाम कुव्वती मुदाफ़ती निज़ाम को दरम बरम करके रख देती है। और जब वो मुदाफ़ती निज़ाम दरम बरम हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर हर चलती हुई मर्ज़ भी जो है ना वो आकर उसको पकड़ लेती है। राह चलता हुआ जो बीमारी है ना वो भी उसको आके लग जाती है। तो इस हवाले से ये है कि
अल्लाह पाक ने भी ये इद्दत का जो सिस्टम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत में ये आया है, इसकी वजह भी यही है कि कभी भी इस तरह का कोई राब्ता ना हो उस इतने अरसे तक, ताकि जो है दूसरी कोई भी जो राब्ता है उसकी वजह से 100% एड्स होने का खदशा होता है। और ये जो एड्स है, ये HIV जब पॉजिटिव आ जाता है तो वो चलता फिरता बम है। वो इसीलिए तो ये जो जना की सज़ा जो है वो पत्थर मारकर उस बंदे को या उस बंदी को मार देने की सज़ा है। अच्छा, ये संसार करना, अच्छा ये संसार करने की सज़ा जो है, आप देखें कि रहमत अल आलमीन के मुंह से निकली है, जो दोनों जहानों के लिए रहमत है और जो जानवरों के लिए भी रहमत है, इंसानों के लिए भी रहमत है। वो ये कह रहे हैं कि उस बंदे को या उस बंदी को सामने खड़ा करके पत्थर मार मार कर उसको मार दो। वजह क्या है? वजह यह है कि वो ऐसी गंदी मछली या ऐसी गंदा जो फर्द जो पैदा हो गया यहाँ माशरे में, वो चलता फिरता बम है। वो सारे लोगों का जो है ना ये मर्ज लगाएगा। किसी का इंतकाल खून हो गया, उससे जिससे शादी होगी उसको, जो बच्चे हुए उसको, किसी भी तरीके से उसका किसी से भी कोई रास्ता हुआ, अब उसको ये मर्ज लगता चला जाएगा। तो बेहतर नहीं, ये नहीं है कि उसको जल्दी जल्दी जिंदा दरगोर कर दिया जाए। तो ये वो इस्लाम ने वो चीज़ें, वो तहकीक उस वक्त कर दी जो आज हमारी साइंस कर रही है। खैर, ये मैं बता रहा था, ये बात यहाँ से निकली कि बेरारवी और जिनसी नाजायज़ तल्लुकात सोराइसिस का बायस बनते हैं। बीइंग मुसलमान हम चूँकि इससे अवॉइड कर रहे हैं और यही वजह है कि बाकी दीगर ममालिक में इसकी रेशो ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका जैसे बड़े मुल्क से भी पाकिस्तान में सोराइसिस की रेशो कम है। और इसकी वजह यही है कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, नाक में पानी जाता है, हाथ साफ़ होते हैं, मॉइस्चर लगता है इसको। सर्दियों में भी हम हाथों को पानी लगा लेते हैं जिसकी वजह से बचते हैं। दूसरा यह है कि हम अपने मजहबी हवाले से बाकायदा एक निकाह का सिस्टम है, उसके अलावा हम कभी भी किसी जगह पे भी कोई ऐसा राब्ता नहीं रखते हैं हम अल्लाह से खौफ करते हुए। तो उसकी वजह से अल्लाह पाक जो है हमें इस जैसे मराज से बचाता है। तो अगली चीज़ है, ये मर्ज़ वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो सकता है, इसलिए इसे मरूसी मर्ज़ भी कहा जा सकता है। खैर ये बात तो पहले भी हो चुकी है। इंजरी टू द स्किन सच एज कट और स्क्रैप और बग बाइट, यानी कोई जानवर अगर को काट लेता है उसकी वजह से, और या कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, उसके बाद भी ये हो सकता है। और सीवियर सनबर्न, यानी बहुत ज़्यादा धूप में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी ये हो सकता है। वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है उससे भी होता है। और विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है उसको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं? उसको पूरा करने के लिए ये है कि आप धूप जो है वो 4 इंजेक्शन भी है विटामिन डी के, आप एक दिन में एम्प्यूल जो है वो पी लें, या सन डी और मुख्तलिफ किस्म के मुख्त जो है ना वो आ रहे हैं। लेकिन आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम ठंडी धूप लें, डायरेक्ट धूप, और आपके नंगे जिस्म पर पड़े, तो उससे ये विटामिन डी इतना ज़्यादा आपको मिल जाता है जितना उन गोलियों से, उन ड्रॉप से, उन एम्प्यूल से नहीं मिलता है। यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिसिन जैसे लिथियम है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, एंटी मलेरियल मेडिसिन ख़ास तौर पर जो हैं ये इसका बायस बनती हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के आयोडाइड जो हैं वो इसका बायस बनते हैं, इसलिए हमारी कलकेरिया आयोडाइड या काली आयोडाइड इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। सोराइसिस के साइन सिम्टम्स भी हो गए। अब हम इसकी अक़साम की बात करते हैं। सोराइसिस की जो अब तक अक़साम जानी गई हैं उनमें 7 अक़साम हैं जो सबसे ज़्यादा हैं, टाइप्स जो सोराइसिस की हैं ना। उनमें एक प्लाइक सोराइसिस है। प्लाइक सोराइसिस क्या है? प्लाइक सोराइसिस में यह है कि सबसे आम किस्म है, इसमें जिल्द खुश्क, सुर्ख और खुरदरी हो जाती है जिससे रतूबत का अखराज होकर जिल्द पर जमता चला जाता है और छिलके बनकर उतरते हैं। इससे जो धब्बे जिल्द पर नुमायाँ होते हैं, इन धब्बों में खारिश और दर्द महसूस होता है। इसके अलावा नेल सोराइसिस है। नेल सोराइसिस में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये किस्म औरतों में ज़्यादा होती है, उसकी मैंने डिटेल तफसील से आपको बता दी है। आप थी यहाँ पे उस वक्त? अच्छा, चलें, आप इसमें नोट्स में ये चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन आप जो है ना वो बाद में फिर किसी वक्त हो जाएगी ये बात। अच्छा, इसके अलावा इस किस्म के सोराइसिस में हाथ और पाँव के नाखून बदनुमा हो जाते हैं, बेरंग हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं।
अक्सर औकात मर्ज़ की शिद्दत बढ़ने से नाखून टूटने लगते हैं जो शदीद दर्द का बायस बनते हैं। इस किस्म का सोराइसिस मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होता है। इसके बायस नाखूनों तक खून की रसाई में रुकावट पैदा हो जाती है और नाखूनों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी ये एक रिपीट कर दूं ये चीज़ें इन जो बाद में आए हैं कि ये सोराइसिस जो है वो इसलिए जो नाखूनों में औरतों में ज़्यादा होता है कि बर्तन साफ़ करने वाले केमिकल और ये कपड़े धोने वाले केमिकल, फिर खाना पकाते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ मसाला जात और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स औरतों के चूँकि हाथों को ज़्यादा लगते हैं। और माशाल्लाह आजकल तो मेहंदी भी जो है वो केमिकल वाली ही मिलती है, वो खालिस या देसी मेहंदी तो लगाना को पसंद नहीं करता। और फिर इसके अलावा नेल पॉलिश पहले लगा लेती हैं और फिर उसके बाद या उसको उतारने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल यूज़ करना, ये सारी चीज़ें ये नाखूनों के सोराइसिस को, नेल सोराइसिस को पैदा करने का सबब बनती हैं चीज़ें। इसके अलावा हेड या स्कैल्प सोराइसिस, जिसको सर का एक्जिमा कहते हैं, इसमें सोराइसिस में सर के किसी मखसूस हिस्से या फिर पूरे सर में ये होता है और अक्सर ये सुर्ख रंग का होता है। आपने देखा होगा इधर है, यहाँ है, ये सोराइसिस बना होता है। तो आमतौर पर सुर्ख रंग की होती है। आपको सोराइसिस की शायद इसलिए समझ नहीं आ रही है कि पहले सबसे हमने इसके सिम्टम्स बताए थे कि ये होता क्या है, ठीक है ना। असल चीज़ यह है कि आप पूरे 4 बजे जो लोग आए हैं वो मेरे साथ अभी भी चल रहे हैं, जो लेट आए हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इस सोराइसिस में सर के किसी मखसूस हिस्से या फिर पूरे सर में होती है। आमतौर पर ये सुर्ख रंग की होती है जिसको छिलकों ने घेरा होता है। कुछ लोगों में ये ख़तरनाक हद तक पहुंच जाती है जिसकी वजह से सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आप याद रखें कि जुओं की वजह से भी सोराइसिस हो सकता है, सिकरी की वजह से, खुश्की की वजह से भी सोराइसिस हो सकता है। इसलिए सर में तेल लगाना जो है ना, ये सुन्नत भी है और इसका मामूल बनाना चाहिए ताकि जो है ये जो खुश्की है जिसकी वजह से ये सोराइसिस का बायस बन सकता है उससे बचा जा सके। अच्छा, इसके अलावा है जॉइंट सोराइसिस, जिसको हम सोराइसिस आर्थराइटिस भी कहते हैं। बाज़ दफ़ा पहले दर्द होता है जोड़ों में और उसके बाद जोड़ सूजते हैं, सूजने के बाद उसके ऊपर सोराइसिस नुमाया हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि पहले सोराइसिस हो जाता है फिर वो जोड़ों पे भी मुंतकिल हो जाता है और फिर जोड़ों भी सूजते हैं और उनके ऊपर जो है ना जोड़ों पे सोराइसिस हो जाता है। तो इसको हम सोराइसिस आर्थराइटिस कहते हैं या आर्थराइटिक सोराइसिस कहते हैं। ये जो आर्थराइटिस है ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। जब ये कोई भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाए तो चूंकि कुव्वत मुदाफ़त पहले कम हो गई होती है, तो मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया है कि जब एक होती है तो फिर ये चलना शुरू हो जाती है, फिर दूसरी हो जाती है। अगली हमारी किस्म है सोराइसिस की गुटेट सोराइसिस। द टाइप ऑफ प्राइमरी इफेक्ट्स यंग अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। इट यूजुअली ट्रिगर्स बाय अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज अ स्ट्रिप थ्रोट। अच्छा, ये जो गुटेट सोराइसिस है ना, ये आप ज़हन में रखें कि सबसे पहली बात यह है कि ट्रंक में होता है। बॉडी का ट्रंक कौन सा हिस्सा है? ट्रंक कौन से हिस्से को कहते हैं जी? कौन सा? नहीं, अगर आप गर्दन को निकाल दें, ये बाजुओं को निकाल दें, तो ये बाकी जो दाढ़ बचता रहता है ना, तो इसको हम ट्रंक कहते हैं। तो ये ज़्यादातर हमारे ट्रंक में होता है या अपर आर्म में होता है, थाई में होता है और कभी कभी जो है ना वो स्कैल्प में भी होता है हमारे। अच्छा, ये जो सोराइसिस है ना, गुटेट सोराइसिस, ये उस तरह का क्रॉनिक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि ये थ्रोट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और जो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है वो आपको पता है कि 2 हफ्तों में 4 हफ्तों में जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर जो है ना ये गुटेट सोराइसिस भी ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता ये सोराइसिस जो है ये कंटीजियस हो सकता है क्योंकि ये बैक्टीरिया से है। अब यही बैक्टीरिया किसी और को लगे तो ये गुटेट सोराइसिस हो सकता है, लेकिन अल्लाह की करनी यह है कि ये जो सोराइसिस है जो क्रॉनिक नहीं है, इसलिए यह है कि ये जल्दी फिर दूसरे बंदे से भी ठीक हो जाता है। इसी तरीके से इनवर्स सोराइसिस है। इनवर्स सोराइसिस क्या है बताएगा कोई भी? इनवर्स सोराइसिस वो है कि जो कवर्ड एरियाज हैं, जेनिटल पार्ट्स हैं, उनमें ये जो नीचे कवर्ड होते हैं, जगह जो जहाँ पे मिल रही होती है आपस में, 2 जगह आपस में मिल रही हैं, या औरतों में ब्रेस्ट के नीचे या आर्म पैट के नीचे, मर्दों में भी जो है ना सिर्फ इसी जगह पे होता है, बाकी सारी जगह ठीक होती है।
और फिर अगर उसकी एहतियात ना की जाए तो फिर ये आगे भी बढ़ता जाता है। ये है इन्वर्स सोराइसिस, यानी उल्टी हुई जिल्द के अंदर का सोराइसिस, यानी यहाँ पे सोराइसिस है जहाँ पे जो जिल्द हमें नजर नहीं आ रही है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा पस्चुलर सोराइसिस, पस्चुलर सोराइसिस क्या है? हाँ जी, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये सोराइसिस वो होता है जिसमें पस होती है। आपने देखा होगा कई लोगों के मोटे मोटे यहाँ दाने बने होते हैं, वो पस निकलती नहीं है उसमें से, मोटे मोटे फ्लूए से दाने से बने होते हैं, कोई यहाँ 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 पूरे जिस्म पर। उसमें पीप जो है वो भरी रहती है। तो जी हाँ जी, पस होती है ना, तो पस्चुलर सोराइसिस में। तो इसको जनरलाइज पस्चुलर सोराइसिस उस वक्त कहते हैं जब ये पूरी बॉडी के ऊपर हो जाता है। तो इसके मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स हैं। इसमें फीवर भी हो जाता है, इसमें जिस्म ठंडा रहता है, फिर यह है कि नोजिया रहता है, और फास्ट हीट जो है ना वो इसको बर्दाश्त नहीं होती है, और मसल बहुत वीक होते हैं। और इसके अलावा अगली जो हमारी किस्म है सोराइसिस की, जिसको हम रेथोडर्मिक सोराइसिस कहते हैं। रेथोडर्मिक सोराइसिस वो सोराइसिस है जो पूरे जिस्म पर बड़े बड़े जो है ना दाग बनते हैं, दाने बनते हैं, वो निशान बनते हैं। बड़ा सा यहाँ पेट पे बना हुआ है, बड़ा सा कमर पे बना हुआ है, बड़ा सा जो है ना वो थाई पे बना हुआ है, बड़े बड़े जो बनते हैं ना इकट्ठे, तो उसको हम ये जो है इसको इस नाम से जानते हैं, अर्थोडर्मिक सोराइसिस के नाम से। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोज पे। डायग्नोजिंग में क्या है? डायग्नोजिंग में सबसे पहले तो यह है कि डॉक्टर जो है वो स्किन की सारी अलामत लेकर खुद देख सकता है कि ये आम फोड़ा है, फिंसी है, या दद्दर है, चंबल है, या ये जो है वो कह लें कि इसको रिंगवर्म है, या कोई स्किन की कोई दूसरी इन्फेक्शन है। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि यही सोराइसिस ही हो। तो जब हमने ये सारी इसकी अलामत, सिम्टम्स, साइंस पढ़ लिए, तो अब हमें स्किन को चेक करके फौरी पता चल जाना चाहिए, फिजिकली चेक करने के बाद, कि ये सोराइसिस है। इसी तरह से जब डॉक्टर इसको देखता है और बालों को भी देखकर स्कैल्प में देखे या नेल्स में, नाखून में देखे, तो जो मैंने नाखून की अलामत बताई है नेल सोराइसिस की, वो वहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सोराइसिस है। अगर डॉक्टर उसको डायग्नोज कर लेता है तो ठीक है। अगर उससे डायग्नोज नहीं हो रहा कि ये सोराइसिस है या स्किन का कोई और मर्ज है, अल्लाह ना करे कोई स्किन कैंसर है या कोई और प्रॉब्लम है, तो अब डॉक्टर अगर कंफ्यूज है तो फिर उसके लिए वो बायोप्सी करवाता है। बायोप्सी में क्या होता है? बायोप्सी में यह है कि उसके स्किन सेल्स को लेकर वो जाकर जब लेबॉर्ट्री में चेक होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के सोराइसिस के लिए कोड हैं। वो हमें कोड याद करना पड़ेंगे और उन कोड्स के मुताबिक हमें पता चलता है कि ये किस टाइप का सोराइसिस है। देखें पैथोलॉजी ने हमारी कितनी रहनुमाई कर दी है कि हमें भी ये भी पता चल जाता है। जैसे जनरल एक सोराइसिस है तो उसको वो L40 कहेगा। अब वो ये नहीं लिखेगा कि सोराइसिस पॉजिटिव। अब पैथोलॉजी में जब बायोप्सी करके आएगा तो वो आपको देगा कि L40। अब L40 का मतलब यह है कि इसको एक आम जनरल सोराइसिस है। लेकिन अगर उसकी कोई सोराइसिस वल्गैरिस है, सोराइसिस वल्गैरिस किसको कहते हैं? प्लैक सोराइसिस को। अब वो है तो L4.0 है, 40.0 अब वो लिखा होगा। इसी तरह से ये एक लंबा है, पस्चुलर सोराइसिस के लिए है L40.3। ये तकरीबन 15 हैं। वो ये चूँकि ये नोट्स में मौजूद हैं, ये आप सारे जो है वो याद कर लें ताकि जब कभी भी कोई आप बायोप्सी की रिपोर्ट करवाएं तो वो उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए कि इसको फ़र्ज़ किया L40.59। तो अब आपको पता हो कि ये किस चीज़ का कोड है, कि कौन सा सोराइसिस है इस बंदे को। इसके अलावा हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स पे। रिस्क फैक्टर्स में यह है कि एनीवन कैन डेवलप सोराइसिस अबाउट अ थर्ड ऑफ इंस्टेंस बिगिन इन द पीरियडिकल ईयर्स, यानी 3 साल के बाद जो है ये मुमकिन होता है। दीज फैक्टर्स कैन इंक्रीज योर रिस्क फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री, द कंडीशन रन्स इन फैमिलीज। इसके अलावा हैविंग वन पेरेंट विद सोराइसिस increase your risk of getting the disease, and having 2 parents with psoriasis increase your risk even more, यानी ये पहले से ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से स्ट्रेस
because stress can impact your immune system. High stress levels may increase your risk of psoriasis. Smoking tobacco not only increase your risk of psoriasis but also may increase the severity of the disease. Smoking may also play a role in the initial development of the disease. अब जी psoriasis के हवाले से अगली बात यह है कि ट्रिगर्स क्या है. ट्रिगर्स किसको कहते हैं? ट्रिगर्स को कहते हैं खदशात. किन लोगों को ये होने के खदशात होते हैं? इन्फेक्शंस सच एज स्ट्रिप थ्रोट और स्किन इन्फेक्शन. वेदर यानी ड्राई वेदर है तो उसमें ये ज़्यादा है, स्पेशली कोल्ड ड्राई कंडीशंस. इंजरी, स्किन इंजरी है. इसके अलावा टू द स्किन सच एज अ कट, स्क्रैप, बग बाइट और सीवियर सनबर्न, इसकी वजह से हो सकता है. इसके अलावा स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, एक्सप्लोयर टू सेकंड हैंड स्मोक. अच्छा, एक्सप्लोयर टू सेकंड हैंड स्मोक क्या है कि जो पास बैठा हुआ है स्मोकिंग वाले के, आम तौर पर बाबा जी जो सिगरेट पीते हैं या हुक्का पीते हैं तो उसके साथ पोते को भी सिला लेते हैं. अब वो पोते को सोराइसिस हो सकता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बाबे से तो कमज़ोर है. अब बाबा तो बच गया सोराइसिस से, अब जो है ना वो पोते को उसके ख़ानदान में भी नहीं था तो उसको हो गया. तो इसलिए ये ट्रिगर्स हैं, इससे भी बचना चाहिए. इसके अलावा हैवी अल्कोहल कंजम्पशन और सर्टेन मेडिसिन इंक्लूडिंग लिथियम, हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स, ये चीज़ें भी जो हैं ये करती हैं. हाई ब्लड प्रेशर की अक्सर दवाइयाँ जो हम खिलाते हैं खून पतला करने वाली और मुसलसल खिलाते चले जाते हैं, उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे सेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होकर कमज़ोर होते चले जाते हैं और फिर ये होता है. अच्छा, इसके अलावा ये है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्टीरॉयड हैं उनका यूज़ भी सोराइसिस का बायस बन सकता है. कॉम्प्लिकेशंस, वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन हैं जो सोराइसिस में आ सकती हैं? सोराइटिक आर्थराइटिस विच काजेज पेन, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग इन एंड अराउंड द जॉइंट. आई कंडीशंस सच एज कंजक्टिविटिव आइज और ब्लिफराइटिस, यानी आँखों के ये जो जगह होती है वो सूज जाती है. इसके अलावा जो है यूवाइटिस, ये जो आँखों के अंदर वाली जगह होती है वो सूज जाती है. ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, डायबिटीज़ पे हमारे लेक्चर हो चुके हैं, उसमें हम टाइप 2 और सारी टाइप्स जो है वो पढ़ी हुई हैं. हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़. इसके अलावा अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ जिसको हैं सच एज सिलिक डिजीज़, यानी ये जो गंदम से एलर्जी वगैरह वाली डिजीज़ होती है. इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और ऐसे कोहन डिजीज़ है जिस तरह से, और इसके अलावा आर्थराइटिस है, और इसके अलावा वाइटिलिगो है, HIV है, कोई भी जो ऐसी डिजीज़ हैं उनकी वजह से हो सकता है. मेंटल हेल्थ कंडीशन, आप देखें कि जो जिनका दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं उनको इस तरह के मर्ज़ ज़्यादा लगते हैं. जिन लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा होता है वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं. अब बात होगी हमारी एहतियाती तदाबीर पर. मैंने आपको कहा था कि ये 14 हमारे जो है ना वो टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे, जिनमें आखिरी टॉपिक जो है वो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन है और उसका आखिरी जो है वो है होम रेमडीज़. तो अब हम बात करेंगे एहतियाती तदाबीर पे. एहतियाती तदाबीर में यह है कि जिल्द को मुलायम रखना, ये जिल्द को मुलायम रखना चाहिए, खुश्क साबुन से गुरेज करना चाहिए और वैज़लीन वगैरह का दिन में 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए. ऊनी कपड़े की निस्बत सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि उसमें हवा का आना जाना होता रहता है. इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल अद्वियात उनको गुरेज करना चाहिए. जोड़ों की सोजश से बचने के लिए रोज़ाना 10 से 15 मिनट सुबह और शाम धूप में बैठना चाहिए. ज़हनी तनाव से बचना चाहिए. सेहतमंद खुराक खानी चाहिए. पानी का इस्तेमाल निस्बतन ज़्यादा करना चाहिए. गंदे माहौल में नहीं रहना चाहिए. ज़रूरत से ज़्यादा सूरज की रोशनी भी बहुत ज़्यादा जो है उससे बचना चाहिए. आगे हमारी ग़िज़ाई परहेज़ हैं. इसके अलावा हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस सूरत में वो है, और फिर इसके बाद सोराइसिस का इलाज है. सोराइसिस के इलाज में मेरे पास 61 मेडिसिन है जो एक मेडिसिन पे पूरी डिटेल है. आप लोग मशवरा कर लें. अगला जुमा तो मेरा कहीं और मसरूफ़ है इसी तरह से, तो इसके बाद किस दिन जो है ना हम बाकिया हिस्सा जो है उसको एक लेक्चर में मुकम्मल कर लें और उसके बाद आपको ये नोट्स वर्स वाइज दे देंगे. ठीक हो गया जी. 65 मेडिसिन है, सॉरी 65 मेडिसिन. कोई क्वेश्चन, क्योंकि टाइम हो गया. ये किस
बच्चों में ज़्यादा होने के चांस 3 साल के बाद जो है ना बच्चों में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और बाकी ये है कि किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। ख़ास तौर पर जो हमारे ट्रिगर्स हैं उन पे ना अमल किया जाए तो ये हो सकता है उनको भी। ठीक है, और कोई चीज़? अगर इसका डायबिटीज़ हो तो फिर डायबिटीज़ खुद ऑटोइम्यून डिजीज़ है। मैंने बताया कि जो भी ऑटोइम्यून डिजीज़ होंगी उनके साथ उनको ज़्यादा खर्चा होता है, उनको परहेज़ करना इसका चाहिए। भी ट्रीटमेंट भी ज़्यादा लेट होगा ना जिसको डायबिटीज़ था। हाँ जी, उसका ट्रीटमेंट भी वैसे भी सोराइसिस का ट्रीटमेंट लेट होता है, ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन यह है कि वो अगर सोराइसिस है तो उसके साथ ये है कि साथ फिर डायबिटीज़ भी है तो फिर और लंबा हो जाएगा। और कोई सवाल जी? और कोई आप लोगों के ज़हन में सवाल? आप अगला जो है ना लेक्चर तय करके तो फिर आप चले जाइएगा। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।